हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2023 सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है। सेट 1 है, 65C1 इसका कोड है। तो जिन भी बच्चों का ये सेट आया है वो अपने आंसर चेक कर लेना। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। अगर डिटेल्ड सोल्यूशन चाहते हो आप सेक्शन ए का तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल सेक्शन ए की जल्दी आंसर्स बता रही हूँ, फिर सेक्शन बी को हम इसी वीडियो में डिटेल्ड में करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन बी के सोल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स में से था, ऑर्डर 3 था, डिटरमिनेंट गिवन था, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना था। तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टी लगानी थी, एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए एन -1, जिसका आंसर 36 आएगा, बी ऑप्शन। तो जिन जिन बच्चों का ये ऑप्शन है अपने आंसर बताना कितने ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है, 36। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वैल्यू फाइंड करनी थी sin 3x 0 to π/6 की। तो जब हम sin 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, देन लिमिट लगाएंगे, ये -1/3 बाहर रख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट x के प्लेस में, देन इसका सोल्यूशन आएगा 1/3। आंसर है इसका डी ऑप्शन, 1/3, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। cos 3x है ना, तो x की जगह π/6 रखना था, 3 एज इट इज़ था, तो ये कट जाता, π/2 कितना होता है 0, एंड 0 कितना होता है cos 0 1, एंड इसको मल्टीप्लाई करना था, तो 1/3, डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वेक्टर में से था। तो यहाँ पे आपको ए और बी दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर गिवन थे, यानी इनका मैग्नीट्यूड भी 1 था और इसका पूरे का मैग्नीट्यूड भी 1 था, एंड देन आपको थीटा निकालना था। तो यहाँ पे आपको a + b को डॉट a + b के साथ लेना था, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव खोलनी थी, देन b डॉट a को भी a डॉट b लिखना था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, ये थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए थी। देन इसका टोटल मैग्नीट्यूड भी 1 ही गिवन है, देन इसको आप 2 1 और 1 2 यहाँ जाके माइनस होना था, 2a डॉट b का फॉर्मूला यही रखो, 2 को वहाँ डिवाइड में ले जाओ, देन आपको फॉर्मूला खोल के cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी। cos थीटा अगर हाफ आ रहा है माइनस का, देखो ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो cos थीटा माइनस हाफ कब होता है, -cos π/3 पे, और -cos π/3 कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, सेकंड पे, तो पाई -π/3 यानी वैल्यू 2π/3 आनी थी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन था, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्शन निकालनी थी वेक्टर आई की इस पूरे वेक्टर पे। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला तो सबको आता होगा, ए का बी पे क्या होता है, अगर ए का बी पे निकालना है तो बी का यूनिट वेक्टर लेना है, या बी का ए पे निकालना है तो ए का यूनिट वेक्टर लेना है। तो ए डॉट बी यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन यूनिट इसका मैग्नीट्यूड, कोई भी यूनिट वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है ना। तो ए डॉट बी ऊपर रखना था और बी, तो ए हमारा ये है और बी हमारा ये पूरा है, तो इसका पहले डॉट निकालना है और नीचे इस वाले का मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसे सॉल्व करेंगे डॉट से, तो √6 1/√6 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैमिली 2 चिल्ड्रन है, एल्डर चाइल्ड गर्ल होना चाहिए, प्रॉपर्टी गर्ल्स की निकालनी थी, कंडीशनल लगाना था, पहले आउटकम्स बनाने थे। देन ए इवेंट एल्डर चाइल्ड की हाफ आ रही है, बी बहुत गर्ल्स की ए की आ रही है, तो 1/4, और कॉमन दोनों में ये वाला है तो 1/4। कंडीशन का फॉर्मूला लगाना था, बहुत गर्ल्स जब ये हो जाए तो b/a, कॉमन ऊपर ए के नीचे फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा, या फिर इस तरीके से भी कर सकते थे। तो 1/2 यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेक्टर में से था। तो वेक्टर में पासिंग पॉइंट दिया था, डायरेक्शन रेशियो आपको यहाँ से निकालने थे, बट इससे पहले जनरल फॉर्म में लगाना था, ठीक है। तो जनरल फॉर्म इसकी होती है हमारी ये, तो यहाँ पे x y z तीनों प्लस में होने चाहिए, जबकि यहाँ पे y माइनस का था, तो पहले y में से जो माइनस बाहर ले लिया तो y -4, ये माइनस नीचे चला जाएगा, तो ये डायरेक्शन रेशियो देखो चेंज हो जाएगा, ये तो ये डायरेक्शन रेशियो आ गया, ए वेक्टर पासिंग पॉइंट से बन जाएगा, बी आपका डायरेक्शन रेशियो से बन जाएगा, देन a + λb, ए ये था और λb ये था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, क्योंकि पासिंग पॉइंट आपका 2 -4 5 ये यहाँ पे है, और 3 2 नहीं है, -2 6 ये इसका यहाँ पे है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिटर्मिनेंट बराबर दिए रखी थी और x की वैल्यू निकालनी थी। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो सबको आता ही था, क्रॉस करते हैं
फिर इसको भी क्रॉस करके माइनस करके इक्वल करना था। तो x की वैल्यू सॉल्व करनी थी, +-2 आना था। इसका आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका सी ऑप्शन है। डिटेल्ड सोल्यूशन आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं जल्दी बता रही हूँ उनके आंसर, क्योंकि सेक्शन बी को हम डिटेल में करेंगे। वैल्यू ऑफ को फैक्टर निकालना था सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का को फैक्टर, तो देखो AIJ को फैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 I + J माइनर। तो -1 I और J 2 + 3 5, यानी ये नेगेटिव आ जाएगा और माइनर को सॉल्व कर लेना। 2 3 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये वाला है ना सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम, यानी ये वाला नंबर। अब इसकी रो और इसको हाइड करके ये जो बचा हुआ है ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था आपको, तो ये माइनर होता है। तो ये -5 इसका आंसर था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है -5, क्योंकि 8 - 3 तो 5 माइनर आया है, तो -1 भी तो होगा क्योंकि ये ऑड है। तो -5 इसका आंसर था, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑर्डर एंड डिग्री का डिफरेंस निकालना था। तो देखो ऑर्डर तो क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो ऑर्डर 2 है इसका, क्योंकि 2 वाला हाईएस्ट है। एंड इस पे जो पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। तो इनका डिफरेंस निकालना था, तो 0 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स आपको गिवन था, कंडीशन दी थी A² के A के बराबर। तो आपको A गिवन है, A² निकालने के लिए A को A से ही मल्टीप्लाई करना था, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो ये A² को सॉल्व करके हमारा ये आ रहा था। देन आपको क्या करना था, A² के A में वैल्यू रखनी थी, A² जो निकाला आपने ये, उसके बाद K एज इट इज़, A एज इट इज़, मैट्रिक्स A, एंड देन केस ए की स्केलर है, तो ये मैट्रिक्स होना, ये तो स्केलर है, तो ये यहाँ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स में। ये जो बाहर होता है सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वाले बराबर करते हैं, या तो ये इसके बराबर या ये इसके बराबर, तो के की वैल्यू 2 आएगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है, ठीक है। 10th क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है, 2 है आंसर। एंड इससे ऊपर वाले का डिफरेंस निकाला तो 0 आ रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इंटीग्रेशन करना था cos 2x sin² x cos² x का। तो देखो यहाँ पे आपको cos 2x की आइडेंटिटी बनानी थी, cos² - sin², और नीचे ये मल्टीप्लाई में था। तो ये फॉर्मूला आपका प्लस माइनस दोनों में ये यहाँ ऊपर 2 टर्म है, नीचे एक ही टर्म है, तो ये वाला एक बार इस पूरे के साथ आएगा और फिर ये वाला भी इस पूरे के साथ आएगा। जब ऊपर 2 टर्म हो नीचे एक टर्म हो तो इसको पहले इस पूरे के साथ लेंगे, फिर इसको इस पूरे के साथ लेंगे। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, ये 1/sin², 1/cos², 1/sin² cos sec² होता है, cos sec - cot x होता है इंटीग्रेशन, और sec² का इंटीग्रेशन -10x होता है, मतलब 10x होता है बट बाहर माइनस है इसका, लेकिन नेगेटिव होता है, तो ये वाला माइनस माइनस होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन बी में था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। ये देखो dx/dy में दिया है, बट यहाँ से ये इसकी dx/dy वाली फॉर्म अगर हम बनाते तो वो बन नहीं रही थी। तो हमने क्या किया, पहले dx/dy को निकालने के लिए इसको ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले गए, उसके बाद हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, क्योंकि ये वाली फॉर्म बन नहीं पा रही है dx/dy की, ये वाली इंटीग्रेटिंग फॉर्म, तो इसको हमने उल्टा कर दिया dy/dx में। अब देखो ये x को यहाँ ले गए, उसके बाद ये एज इट इज़ रहेगा, ये यहाँ डिवाइड में था तो ये यहाँ आ गया। अब आपको x हटाना है, क्योंकि ये वाली फॉर्म बनानी है ना dy/dx + py = q, तो x हटाना पड़ेगा। तो आपको x हटाने के लिए इस पूरे को x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप x से सबको डिवाइड करोगे तो ये तो ये x कट जाएगा, ये x एक बच जाएगा, और इसमें x नहीं है तो ये अपॉन में x आ जाएगा, सबको x से डिवाइड किया, ठीक है। उससे क्या होगा, dy/dx। अब देखो इसमें py होना चाहिए, तो y वाला टर्म में जो एक्स्ट्रा है -1/x, उसको हमें अलग से दिखा देना है, प्लस है तो बाहर प्लस। एंड ये जो 3x है ये, क्योंकि पहले dy/dx होना चाहिए, फिर y वाला टर्म होना चाहिए, ये वाला, इसमें y को अलग करो और 1/x को अलग करो और प्लस का साइन, और फिर ये जो बचा हुआ है ये यहाँ चला जाएगा, ये q होता है। तो p आ गया आपका, कंपेयर करोगे तो -1/x, और q आ जाएगा ये। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाओगे, इस टाइप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन p dx। p क्या आया, -1/x dx, -1/x का इंटीग्रेशन करोगे log x माइनस में आएगा। एंड ये माइनस अगर हटाना चाहते हो ताकि ई लॉग कट जाए, तो ये माइनस लॉग की प्रॉपर्टी बना दो। लॉग पे अगर मान लो n log m है, तो n यहाँ से हट के यहाँ ऊपर पावर में चला जाता है, या फिर ऐसे होता है तो ऐसे आ जाता है। तो ये माइनस यहाँ से हटा के हमने पावर में लगाया, तो ई से लॉग कट जाएगा, तो x - 1 इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अगर x की पावर माइनस में है तो इसको उल्टा कर दो तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो इसका आंसर 1/x है, जो कि ऑप्शन ए में है।
ऑप्शन ए 1/x इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछा था इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इसके हाफ प्लेन पे लाई करेगा। तो यहाँ पे आपका सिंपल ही था कि जो चारों पॉइंट है आपके वो आपको ना इसके ये देखो एक्स और वाई को सेपरेट कर लो, नंबर को अलग, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखने थे ये पॉइंट, जैसे एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 8 है ना, ये वाला पॉइंट। तो हमने देखा जब सॉल्व करके इसको 8 तो ये 4 से लेस आ रहा है, नहीं 8 4 से लेस थोड़ा होता है, तो फॉल्स आ रहा है। फिर हमने ये वाला पॉइंट रख के देखा इसी में एक्स और वाई के प्लेस में, तो ये 3 लेस देन 4, यस ये ट्रू था, यानी कि ये हाफ प्लेन पे लाई करेगा। अगर ट्रू है तो हाफ प्लेन पे लाई करेगा, और बाकी पॉइंट भी रख के देखे तो वो फॉल्स सिचुएशन दे रहे थे, तो यानी ट्रू वाला ही, अगर ट्रू कंडीशन ही दिखा रहा है कि 3 लेस देन 4 ही होता है ना, तो ट्रू है, तो यानी ये ही हाफ प्लेन पे लाई करेगा। तो ये 1 1 वाला पॉइंट है, इसका आंसर 1 1 वाला बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको dy/dx करना था। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होते हैं तो हम लॉग लेते हैं, तो हमने लॉग लिया दोनों साइड, तो यहाँ पे जब लॉग लेंगे और यहाँ भी लॉग लेंगे तो लॉग m की बार n होता है जब, तो n आगे आ जाता है, तो ये n आगे आ गया और ये लॉग के साथ cos x आ गया। ये लॉग cos x देखो चेन रूल से सॉल्व होएगा अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये एक फंक्शन ये है और एक ये पूरा है, और ऐसे इसमें भी x आगे आ जाएगा और लॉग cos y है ना। अब डिफ्रेंशिएट करना था तो ये u और v वाला फॉर्मूला लगाना था, u का डेरिवेटिव v प्लस v का डेरिवेटिव u, तो ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा, एंड ये एज इट इज़। फिर प्लस इसका करोगे तो 1/cos x हो जाएगा, क्योंकि log x का 1/x होता है, तो 1/cos x हो जाएगा, और cos x का चेन रूल से फिर से करोगे माइनस sin x, ठीक है, और साथ में ये एज इट इज़ है ना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर ऐसे इसमें भी करना था आपको, तो इसमें भी देखो ये x का किया 1 और ये एज इट इज़, एंड देन इसका करोगे तो log x का 1/x होता है, x तो cos y है, फिर cos y का करो sin y माइनस का, और फिर देखो sin y में भी y है, x थोड़ी ना है, तो उसका भी dy/dx करोगे, और फिर यहाँ पे ये वाला पहले वाला एज इट इज़। फिर थोड़ा सा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हमने sin अपॉन cos को 10 कर दिया, यहाँ भी sin by cos को 10 कर दिया, फिर ये वाली टर्म दो जो है dy/dx वाली आ चुकी है ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन dy/dx को हमने एक साथ करके dy/dx को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से ये बचेगा और ये यहाँ आएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा, ये बचेगा और dy/dx कॉमन, और ये वहाँ चला जाएगा प्लस में, तो ये चीज़ प्लस में आनी चाहिए ऊपर, और नीचे भी ये चीज़ प्लस में आनी चाहिए, और लॉग के अंदर cos y ऊपर आना चाहिए, नीचे cos x आना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन जो था आपका डी ऑप्शन में था, मैच कर रहा था, तो डी ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको x ना कोई स्केलर नंबर नहीं दिया, ये मैट्रिक्स गिवन था। तो जब x मैट्रिक्स होता है तो आपको ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि x मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m इंटू n है, तो जो सेकंड वाला होता है उसका n इंटू p होता है, जहाँ पे ख़त्म होगा जो इसकी कॉलम होगी वो नेक्स्ट की रो होती है मल्टीप्लाई में, एंड जो आंसर का ऑर्डर आता है वो m इंटू पी होता है। तो m आपको दिख रहा है इसमें 2 है एंड p भी 2 है ना, और यहाँ पे n दिख रहा है इसमें, ये अगर m इंटू n है तो ये n इंटू पी है, n कितना है 2 और p भी 2, तो इससे मुझे m और n मिल गया ताकि मैं इसका ऑर्डर बना सकूँ। तो m भी 2 आ रहा है और n भी 2 आ रहा है, तो प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अब m2 और n2 का मतलब 4 एलिमेंट आ जाएंगे a b c d, तो ये वाला x मैट्रिक्स का हमने ये वाला इसका ऑर्डर मालूम करके ये इसके एलिमेंट ले लिए, और फिर इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, एंड इसके इक्वल कर देना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, ये रॉ को पहले कॉलम से करो फिर ये आ जाएगा, फिर इस रॉ को इससे करो ये आ जाएगा, ऐसे इसको इससे ये, इसको इससे ये, एंड इक्वल करने के लिए पहले से सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, ये एलिमेंट आ जाएंगे 4, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग को बराबर कर लेना, इसको इसके इसको इसके इसको इसके इसको इसके, ए और बी वाली दो इक्वेशंस बनेंगी बराबर करने पे, तो इससे एलिमिनेशन लगा के a1 और b भी बन आ जाएगा। सेम ऐसी ये जब इसके बराबर ये इसके बराबर करोगे तो दो इक्वेशन बनेगी c और d वाली, तो उनको अभी एलिमिनेशन कर देना, c1 और d-1 आएगा। तो जब आप a1 b1 c1 d1 -1 सारे 1 1 है, बस d को छोड़ के -1 है, तो हमने माना क्या था मैट्रिक्स को ABCD, तो AB1 BB1 CB1 ये -1, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या था, सी ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपके सारे आंसर्स ठीक जा रहे होंगे, कमेंट करके बताना। ABCD पैरेललोग्राम है, ACBD डायगोनल्स है, AC प्लस BD आपको फाइंड करना था। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और आपको AC और BD निकालना था। तो AC आपका ना किस फॉर्मूले से, ट्राइंगल लॉ से निकलेगा। अगर ये A है ये B है तो ये रिजल्टेंट इस A के टेल से इसके हेड पे जाता है। तो सेम ऐसे ही अगर ये AB इधर जा रहा है BC इधर जा रहा है तो AC ये
ऐसे जाएगा ना इसके टेल से इसके हेड पे, तो ए बी प्लस बी सी का एडिशन थ्योरम। सेम ऐसे बी डी अगर निकाल लो, देखो बी डी ऐसे एरो जा रहा है ना, तो ये कैसे आएगा जब बी ए और ए डी ऐसे जाएगा, तो बी डी क्या होगा बी ए प्लस ए डी। फिर आपको जोड़ना था इसको, तो इनको भी जोड़ा हमने। तो देखो ए बी और बी ए में क्या है, बी ए तो एग्जैक्ट इसका उल्टा है ना, तो बी ए को हम माइनस ए बी लिख सकते हैं। सेम ऐसी बी सी है और ए डी को हम देखो बी सी बी की डायरेक्शन भी ऊपर है और ए डी की डायरेक्शन भी ऊपर है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है पैरेललोग्राम में, बट डायरेक्शन वाइज भी सेम ही है, तो वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि ऑप्शन में आपको ए डी वाला ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको डी ए वाला है बट ए डी वाला नहीं है, तो ए डी को आपको बी सी में ही चेंज कर लेना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वेक्टर भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बी सी तो बी सी, ए डी को भी बी सी कर लोगे, बी सी डबल बी सी इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में मिलेगा आपको, डबल बी सी, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 का अगर हम देखें, 17 में आपको x गिवन था, y गिवन था, कुछ नहीं करना था, पहले x को थीटा की टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना था, ये तो आता ही होगा सबको, इसको करो, और y को भी थीटा की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो dx बाई डी थीटा आया है वो एग्जैक्ट y आया है, बस ये वाला प्लस में आ गया और ये वाला माइनस में आ गया, यानी कि y नहीं है माइनस y आया है, क्योंकि इसके साइन चेंज आ गए ना। और ऐसे ये वाला जो है एग्जैक्ट इसके इक्वल आया है, तो ये x के बराबर है। तो यानी कि जब हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो आपको पता है ना कि dy बाई डी थीटा को इससे डिवाइड करते हैं, तो यानी कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको इससे, तो ये x है और ये y है, अब माइनस भी है बाहर, तो माइनस को आप बाहर ले लो थोड़ी देर के लिए, और u बाई वी वाला जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, पहले v का डेरिवेटिव फिर u का डेरिवेटिव v अपॉन वी स्क्वायर, तो u क्या है ये, इसको तो पहले एज इट इज़ रख दिया, v का डेरिवेटिव कर दिया, v y है तो y का डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर माइनस फॉर्म लेगा, फिर इसका डेरिवेटिव करो 1 आएगा और ये एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे y का स्क्वायर। अच्छा ये माइनस अभी बाहर है, इसको बाद में लेना, इसको पहले पूरा ब्रैकेट में सॉल्व करना। अब देखो ये y स्क्वायर तो यहाँ जाके क्रॉस करके यहाँ ऊपर चला गया, अब ये यहाँ तो माइनस में है, जब ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ माइनस में नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस में है, तो ध्यान रखना यहाँ प्लस में है, तो इसलिए यहाँ प्लस मत लगाना, यहाँ प्लस में है ना, माइनस माइनस यहाँ प्लस में है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर प्लस में नहीं आएगा, माइनस वाला आएगा, तो इसको ठीक कर लेना। तो ये आंसर आपका माइनस वाला कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, बी वाला तो प्लस में है, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, एक्स वाला हमारा प्लस में आया ना, प्लस एक्स, ये वाला ऑप्शन है, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ माइनस आना चाहिए। ये वाई में माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस था इस साइड, तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 कॉर्नर पॉइंट गिवन थे और आपको z मैक्सिमम फंक्शन गिवन था, और बोला था कि a और b में ना मैक्सिमम मिल रहा है, ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देंगे z को, तो आपको ये 3 पॉइंट तो गिवन ही थे, z मैक्सिमम z का फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था, 2 वैल्यू पे आपको z मैक्सिमम मिल रहा था, पहले ये वैल्यू रखो x की जगह और y की जगह, जहाँ x है वो यहाँ और y यहाँ, ये पॉइंट, तो ये 500 ए आ जाएगा। सेम ऐसी दूसरा मैक्सिमम पॉइंट रखो, x की जगह ये और y की जगह ये, तो z मैक्सिमम में x की जगह तो 200 लोगे और y की जगह क्या लोगे 50, है ना, ये वाला पॉइंट, एक बार x में ये और y, यानी x होता है y होता है, यहाँ रख दिया, ये सॉल्व करके ये आ रहा है। अब दोनों क्योंकि z मैक्सिमम ही है तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो इनको बराबर करो, तो ये a से यहाँ चला जाएगा, तो ये 100 और ये 50 भी 50 से कट जाएगा, तो 2a b के बराबर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए है इसका, 2a इक्वल टू बी, ऑप्शन ए इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी कॉट इनवर्स √3 की, ये तो बहुत सिंपल निकल जाती है, कॉट इनवर्स √3 की, √3 को आप लिख सकते हो कॉट π/6, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो π/6 जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, 0 to π प्रिंसिपल ब्रांच होती है ना कॉट के लिए, तो यानी कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा, यस ट्रू है ये। और फिर डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स, डोमेन तो आपने कॉट इनवर्स का पढ़ा होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी रियल होता है, तो ये होता है, जबकि डोमेन ये कुछ और बोल रहे हैं, तो यानी ऑप्शन गलत है ना, रीज़न गलत है, एजर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, तो सी आंसर इसका होगा, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, एजर्शन रीज़न का पहले वाले का सी आए। सेकेंड वाले का क्वाड्रिलेटरल अगर वर्टिसेस गिवन है और आपको बोला है कि ये वर्टिसेस चारों रोम्बस बना रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको वेक्टर फॉर्मूला लगाना था, तो पहले आपको ए बी अगर वेक्टर बनाना है तो
ये तो वर्टेक्स गिवन है ना, तो अगर वर्टेक्स की हेल्प से ए बी वेक्टर बनाना है तो बी में से ए वाले माइनस करने पड़ेंगे पॉइंट, तो डायरेक्शन रेशो आएंगी। तो जब भी वर्टेक्स से आपको डायरेक्शन रेशो निकालने होते हैं तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 होता है। तो अगर ए बी वेक्टर बनाना है तो बी वाले 3 - 0, 4 - 0, 5 - 0 करना पड़ेगा और फिर उससे वेक्टर बना लेना आई जे के देकर। सेम तो अब इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए इसके स्केलर्स का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और प्लस करते हैं। तो इसका निकाला √50 आएगा। सेम ऐसे बाकियों का भी करना है। बी सी के लिए ना, जब बी सी का निकालेंगे तो सी में से बी वाले माइनस करना। बी सी है तो सी में से बी वाले, 8 में से 3, फिर 8 में से 4, फिर 8 में से 5, तो ये बन जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशो, यानी इस वेक्टर के जैसे इसमें स्केलर पार्ट आए थे वैसे इसके स्केलर पार्ट आएंगे और स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा। तो ये भी √50 आएगा। सेम ऐसे नेक्स्ट वाला भी √50 आएगा, ये भी √50 आएगा। इसका मतलब हमारे चारों मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि जब चारों इक्वल आते तो या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। ठीक है, वैसे तो ये आपका क्वेश्चन MCQ ये ऑप्शन वाला है, असर्शन रीजन वाला, तो आपको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना था, तो आप चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते थे, वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बट फिर भी हमने इसको वेक्टर, हमारे सिलेबस में वेक्टर है तो वेक्टर से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने शॉर्ट में जल्दी देखा कि डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं। अब हमें डिस्टेंस इक्वल आने का मतलब, तो चारों साइड इक्वल आने का मतलब रोम्बस स्क्वायर दोनों हो सकता है। तो अगर ये रोम्बस स्क्वायर है अगर, तो एंगल 90 होना चाहिए। तो हम एंगल निकाल के देख लेते हैं। अगर 90 आया तो ये ऐसे स्क्वायर होगा, अदरवाइज रोम्बस होगा। तो हमने क्या किया, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाला और उनके बीच का एंगल निकाला। तो जब भी जिनका एंगल निकालते तो ऐसे जाता है, ए बी है तो बी पे ख़त्म हुआ तो बी सी पे शुरू होगा। तो ए बी वेक्टर हमने ए बी वेक्टर पहले ही बना लिया था ना, इसका 3i कैप 4j कैप 5k कैप। ऐसे बी सी वेक्टर क्या बनेगा, 5i कैप 4j कैप 3k कैप। ठीक है, तो अब cos थीटा निकालना है तो इनके वेक्टर का डॉट ऊपर और इनके मैग्नीट्यूड को नीचे लेना था। डॉट तो आपको आता ही होगा करना, कैसे करते हैं, इसको इससे स्केलर को स्केलर से, इसके स्केलर को इसके स्केलर से, इसके स्केलर को इसके मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाला ही था, √50 आया था। तो ये सॉल्व किया तो ये देखो cos थीटा ना हमारा 46/50 आ रहा है, 90 नहीं आ रहा, क्योंकि 90 तब आता जब ये 0 के बराबर आता। ये पूरी वैल्यू 0 होती तो एंगल कितनी, cos थीटा कब 0 होता, 90 पे, यानी थीटा तभी 90 आता जब ये वैल्यू 0 होती। जबकि वैल्यू 0 नहीं आ रही है, यानी कि ये थीटा 90 नहीं है। तो 90 नहीं है तो इट मीन्स ये रोम्बस होगा, ना कि स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपसे यही पूछा था कि ये रोम्बस है, तो यस सही है कि रोम्बस ही है, हमने निकाला रोम्बस आ रहा है। और फिर रोम्बस के लिए कंडीशन बता दी कि चारों साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल आने चाहिए। यस, ये कंडीशन भी ठीक है। तो यानी कि आपका असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है कि डायगोनल नॉट इक्वल आते हैं। तो यानी इसका आंसर भी ए ऑप्शन होना है। ठीक है, तो अब हम सेक्शन बी में आते हैं। तो ये मैंने जल्दी जल्दी सेक्शन ए के क्वेश्चंस करा दिए हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन में आपको बोला है 3 नॉन जीरो वेक्टर्स आर ए बी सी सच दैट ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है एंड ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल है। आपको शो करना था बी वेक्टर सी के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको वेक्टर्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आनी थी कुछ सेक्शन बी के लिए। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी ए डॉट सी गिवन है, तो यहाँ से ये यहाँ आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा एंड 0 के इक्वल। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इधर से ये आया तो 0 बचेगा। अब आप ए वेक्टर को कॉमन ले सकते हो, अंदर बी वेक्टर और सी वेक्टर बचेगा, माइनस में डॉट यहाँ लगा रहेगा। ठीक है, अब ये ए डॉट बी माइनस सी 0 कब आता है, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तब ये 0 आएगा। बट क्वेश्चन में तो बोला ये नॉन जीरो है, बोला है ना क्वेश्चन में ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो यानी ए वेक्टर मेरा 0 नहीं हो सकता, वो तो नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है। तो यानी ये वेक्टर 0 होना चाहिए। और जब आपको पता है दो वेक्टर का डॉट 0 हो तो इट मीन्स ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर भी होता है, यही तो पढ़ा है आपने। अगर ए डॉट बी 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, ए परपेंडिकुलर बी पे है ना। तो पहली बात तो ये सिचुएशन, अगर ये हमारा इक्वल है तो इससे ये यहाँ माइनस हुआ, देन ए कॉमन आया, बी माइनस सी 0 डॉट लगा था यहाँ पे तो यहाँ भी डॉट लगेगा। अब ये इसका इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब 0 का मतलब या तो ये 0 या ये 0, ये तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन में गिवन है तो ये 0 होगा। या फिर बोल सकते हो कि अगर इन दोनों का डॉट 0 है तो ये इस पे पूरे पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो या तो ये कंडीशन लगेगी या ये वाली लगेगी। तो अगर ये वाली लगती है तो ये सी वहाँ जाके बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अभी हम इसके लिए चेक करेंगे बाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें आपको सेकंड सिचुएशन में आपको क्रॉस भी इक्वल दिए हुए थे तो हमने क्रॉस को भी इक्वल किया सेम ऐसे ही।
अब सेम ऐसे करा तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा एंड इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब ए यहाँ से भी कॉमन ले लेना, बी क्रॉस बी यहाँ से बचेगा, माइनस सी यहाँ से बचेगा, इक्वल टू 0। इसमें भी यही कंडीशन है, या तो ये पूरा 0 होगा या ये 0 होगा, बट ये 0 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में गिवन है नॉन जीरो है, तो ये 0 हो सकता है। या फिर जब भी दो वेक्टर क्रॉस में अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है कि ये वाला वेक्टर इस बी के क्या होता है, पैरेलल होता है। क्रॉस में अगर 0 है तो ये वेक्टर इसके पैरेलल होता है। तो अगर ये वेक्टर और इसका क्रॉस 0 है तो यानी ये वेक्टर पूरा इस पूरे के पैरेलल होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये बन रही है कि ये 0 हो सकता है, वैसे तो ये भी बन रही थी बट ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये नॉट है, तो ये 0 होगा। या फिर क्रॉस अगर 0 है तो ये कंडीशन होगी कि ये पूरा इस पर पैरेलल होगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो बी सी के बराबर आ रहा है। इसको हम अब देखेंगे सेकंड कंडीशन को, तो ये यहाँ से देखो फर्स्ट में ये परपेंडिकुलर आ रहा था ए इसके, और यहाँ पे ये ए इसके पैरेलल भी आ रहा है। तो एक क्या हो सकता है, एक ही टाइम वो परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी हो एक साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ये वाली कंडीशन तो अप्लीकेबल नहीं है ना, तो सिर्फ ये वाली बचती है। तो यानी ये वाली कंडीशन में दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि ये इसके इक्वल ही होगा। तो यही तो बोल रहा है कि ये बी इक्वल टू सी करो, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से है, तो इसके लिए अंदर जो ब्रैकेट है उसे सिंप्लीफाई करना था। तो कॉस एक्स, देखो आपको पता है कॉस 2x की एंटी कॉस कर माइनस साइन स्क्वायर होती है, तो अगर यहाँ 2x से सिर्फ x करा तो आधा कराना है इस एंगल को, तो इनको भी आधा करना पड़ेगा, तो ये x/2 हो जाएंगे। सेम ऐसी 1 माइनस साइन एक्स के लिए आप 1 को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन एक्स को लिख सकते हो साइन एक्स, अगर पूरा साइन 2x हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो जस्ट अगर आधा कर रही हूँ इस एंगल को 2x से x कर रही हूँ तो इसको भी आधा करना पड़ेगा ना, अगर ये x हटा रहे हो तो 2 हटा रहे हो तो इस साइन x को तो हमने ये लिखा। अब ये वैसे 1 तो कॉस कर प्लस साइन स्क्वायर x हो सकता है, लेकिन यहाँ थीटा हमारा अपॉन 2 है तो हम इनके थीटा को भी x/2 कर देंगे, तो ये तो 1 ये आइडेंटिटी बन गई a² + b² माइनस 2ab किसकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो आपको ये याद रखना कि ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे साइन पहले आ जाता तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 की भी हो जाती, बट हमारे क्वेश्चन में पहले कॉस है बाद में साइन है इस वाले टर्म में, है ना, तो हमने इसको इसलिए ऐसे चेंज किया। अब ये ऊपर a² माइनस b² की आइडेंटिटी है, तो एक बार ये प्लस में आएगा और एक बार ये माइनस में आएगा। तो माइनस में जब आएगा तो नीचे दो बार माइनस है और ऊपर एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, तो माइनस से एक माइनस तो कट जाएगा नीचे वाले से, सिर्फ प्लस वाला ऊपर बचेगा और एक नीचे माइनस वाला बचेगा। अब ये आपका पता है cos x/2 प्लस sin x/2, जब अगर आप इसको बाहर 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए आपने क्या करा, पूरे को ना cos x/2 से इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दिया, तो cos x/2 से cos x/2 कट रहा 1, ये sin x/2 cos x/2 tan x/2, ये 1 ये भी tan x/2। तो ये तो आपको आना चाहिए कि ये 10 में कैसे चेंज किया जाता है, तो ये जो होता है इसमें चेंज हो जाएगा। अब ये 1 को आप लिख सकते हो 10π/4, 1 को क्या लिख सकते हो 10π/4 प्लस 10x/2, 1 माइनस, देखो यहाँ भी 1 आ सकता है ना, क्योंकि 1 से कुछ भी करो तो 1 ही आएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे भी 10π/4 दिखा दिया ताकि हमारी आइडेंटिटी बन जाए। तो ये आइडेंटिटी 10a प्लस 10b माइनस 1 माइनस 10a 10b, ये आइडेंटिटी होती है 10a प्लस b की, a क्या है π/4, b क्या है x/2, तो 10 से 10 कट गया, ये बचेगा, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसका चॉइस वाला क्वेश्चन में आपको बोला था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो नाइदर 1 1 है नॉर ऑन 2 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में तो सबको पता होगा कि अगर मान लो मैं इस f(x) ये है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x के प्लेस में अगर मैं कोई डेसिमल वैल्यू रखूँ x की वैल्यू, तो जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आएगी ना ये वैल्यू, तो 1.2 अगर मैंने रखा है तो देखो 1.2 किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में, तो जो 1.2 है उसका जो लेफ्ट वाला इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा। तो 1.2 के लेफ्ट में 1, ये 1.2 यहाँ आ रहा है तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है 1, तो इसका आंसर 1 होगा। सेम ऐसे मैं 1.2 1.3 1.4 1.9 तक कुछ भी लूँ ना तो आंसर मुझे इसका लेफ्ट वाला इंटीजर ही मिलेगा, यानी 1 ही मिलेगा। तो यानी कि जब मैंने 1.2 लिया 1.9 लिया तो मुझे सेम आंसर मिल रहा है 1, तो यानी कि 2 पे सेम आंसर मिल रहा है, तो ये 1 1 थोड़ी ना, 1 1 तो तब होता कि जब इस पे अलग आंसर मिलता उस पे अलग मिलता। तो यानी ये 2 x सेम है, 2 अलग अलग x पे सेम आंसर दे रहा है, तो यानी ये 1 1 नहीं है। और अब ऑन 2 के लिए हमें पता है कि मान लो ये 0.6 मैं ले रही हूँ इसके रेंज में, है ना, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो ये 0.6 या कोई भी नंबर आप लोगे तो हमेशा वैल्यू क्या मिलती है हमको, उसके बाहर जो वैल्यू मिलती है वो इंटीजर मिलती है। तो यानी कि कोई भी पॉइंट वाले नंबर तो
आएंगे ही नहीं रियल नंबर के लिए, है ना। कुछ पॉइंट वाले नंबर भी तो होंगे रियल नंबर में, वो तो इससे इसकी इमेज में जाएंगे ही नहीं, तो कुछ नंबर तो यहाँ बच जाएंगे। तो ऑन टू कब होता है, जब जो हमारा कोडोमेन है उसमें कुछ भी ना बचे। तो यानी कुछ जो रियल नंबर होंगे जो विदाउट इंटीजर होंगे, पॉइंट वाले होंगे, वो तो बचेंगे ना। तो यानी कि एक्स अगर रियल है तो ये तो इस पर आएगा ही नहीं, रियल नंबर कोई भी, सिर्फ इंटीजर को छोड़ के वो कोडोमेन में छूट जाएगा, है ना। सारे कोडोमेन के जो एलिमेंट होंगे वो कवर नहीं होंगे, यानी कि वो ऑन टू भी नहीं है। तो इट मीन्स ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। ऐसे करके आपको स्टेटमेंट लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फंक्शन आपको गिवन था और आपको बोला था के की वैल्यू निकालो, कंटिन्यूस फंक्शन था। तो कॉन्टीन्यूटी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले 2 के लिए लेफ्ट लिमिट निकालोगे, फिर राइट निकालोगे, और एग्जैक्ट 2 पे कितना है के। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, एक्स 2 के लेफ्ट पे लेना है 2 - h। तो 2 - h का मतलब 2 के लेफ्ट पे ये वाला फंक्शन होगा, है ना। तो इस फंक्शन में एक्स की जगह हमें क्या रखना है, इस वाले फंक्शन में एक्स की जगह 2 - h रख देना, प्लस का 2, और फिर लिमिट h टेंस टू 0 चली जाती है। अब h की जगह यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूँ तो ये तो 2 - 0 2 बचेगा, है ना। यहाँ 2 - 0 2 बचेगा, 2 2 जब 4 + 2 6 आ जाएगा। सेम ऐसे आप राइट हैंड लिमिट पे 2 + h पे करोगे, 2 के राइट पे यानी 2 + h पे, जो 2 + h का मतलब ये वाला है ना, तो इस पर ये वाला फंक्शन हो जाएगा 3x। तो x को किससे रिप्लेस करोगे, 2 + h से। तो यहाँ पे भी h 0 रखोगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। ये इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, और वैसे भी हमें कॉन्टीन्यूस बोल रखा है क्वेश्चन में, तो वो इक्वल ही आनी चाहिए। तो कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट राइट और जो एग्जैक्ट फंक्शन 2 पे होगा जिस पे हमें चेक करना है वो तीनों बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों ही 6 आ रहे हैं, और वो इस F2 देखो एग्जैक्ट 2 पे कितना फंक्शन है के, तो F2 पे कितना फंक्शन है के, तो के किसके बराबर हो जाएगा 6 के। तो 6 इसका आंसर होगा, के की वैल्यू 6 आएगी। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वो इंटरवल निकालना है जिसमें ये पूरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव x 4 आगे आ जाएगा, x पे एक पावर कम, 4 3 जा 12 और x पे एक पावर कम x2, 4 2 जा 8, x पे एक पावर कम x, ये 15 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब सेकंड हम करते हैं इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो जब पूरे को 0 के इक्वल करेंगे हम, तो देखो 4x सब में से पहले कॉमन ले लोगे, अंदर इसमें से x² बचेगा, इसमें से 3x बचेगा, इसमें से 2 बचेगा, एंड इसके आप मिडल स्प्लिट करके फैक्टर बना लोगे, ये बन जाएंगे इसके फैक्टर। अब या तो ये 3 फैक्टर आ गए, 4x भी तो था, तो एक बार 4x को 0 करोगे तो x 0 आ जाएगा, x - 2 को 0 करोगे तो x 2 आ जाएगा, और x - 1 को 0 करोगे तो x 1 आ जाएगा। तो यानी आपके पास 3 इंटरवल बनेंगे, बल्कि 4 मिलेंगे, 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं तो 4 इंटरवल बनेंगे। कौन कौन से, एक तो 0, एक 1, एक 2। तो यहाँ 2 से बड़े वाला इंटरवल बनेगा, यहाँ 1 से 2 वाला, यहाँ पे 0 से 1 वाला, और ये 0 से छोटे वाला, है ना। तो 4 इंटरवल बन जाएंगे आपके, -∞ से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से ∞। अब अगर आप इन इंटरवल का कोई एक नंबर लो, जैसे 0 से लेस वाले इंटरवल पे आप मान लो -1 लेते हो, और वो आप डेरिवेटिव वाले पे रखोगे। डेरिवेटिव हमारा क्या आया था, जो भी डेरिवेटिव आया था पूरा लेना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव हमारा ये आया था ना पूरा, तो ये डेरिवेटिव हम यहाँ लिख देंगे, इसके साइन देखे जाएंगे। अगर मैं इस इंटरवल के अंदर का कोई पॉइंट लूँ, जैसे 0 से -∞ पे 1 एक पॉइंट आएगा, तो जब मैं यहाँ पे -1 रखूँगी तो 4 × -1 ये नेगेटिव आ जाएगा ना, ये वाला। फिर यहाँ -1 रखूँगी तो -1 - 2 ये भी नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ -1 रखूँगी तो -1 - 1 ये भी नेगेटिव आ जाएगा। यानी तीनों नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई में नेगेटिव आंसर देंगे। सेम ऐसे 0 से 1 का कोई नंबर लो, बीच का हाफ होता है ना, हाफ को यहाँ रखो तो ये पॉजिटिव मिलेगा, हाफ को यहाँ रखो तो हाफ -2 तो ये नेगेटिव मिलेगा, हाफ -1 तो ये भी नेगेटिव मिलेगा। तो दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव देंगे। ऐसी सेम टू सेम 1 से 2 में मान लो 1.5 आप इसमें रख दो तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, और ये भी ये कैसे मिलेगा, 0.5 लूँगी तो 1.5 लूँगी तो ये पॉजिटिव मिलेगा। 1 और 2 के बीच में क्या आता है 1.5, तो 1.5 - 2 पे तो ये तो नेगेटिव मिलेगा, बट 1.5 - 1 पे ये पॉजिटिव मिलेगा। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये तीनों, तो ये नेगेटिव मिलेंगे। सेम ऐसे 2 से इनफाइनाइट पे कोई 2 से इनफाइनाइट वाले इंटरवल पे अगर आप कोई नंबर लेते हो, मान लो 3 लेते हो, तो 4 3 12 ये प्लस का मिलेगा, 3 - 2 ये भी प्लस का मिलेगा, 3 - 1 ये भी प्लस का मिलेगा, तीनों प्लस के तो आंसर क्या मिलेगा प्लस। अब सोचो प्लस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, डेरिवेटिव प्लस कहाँ कहाँ पे दे रहा है,
यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ पे प्लस आंसर देगा यहाँ स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, यानी फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा होगा, और जहाँ ये नेगेटिव आंसर दे रहा होगा वहाँ डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो आपको तो इंक्रीजिंग वाला पूछा है ना, आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, किस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहे हैं, तो ये 2 इंटरवल है ये वाले। तो कौन से है ये 2 इंटरवल, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, एक तो 0 to 1 में और एक 2 to इनफाइनाइट में, या फिर उनकी यूनियन में। तो ऐसे करके आपको ये इंक्रीजिंग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर में से था। ए बी सी 3 वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, और एक ये कंडीशन दी है और ये निकालना है। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस ये वेक्टर की वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे आपको तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन गिवन थी ना, ए डॉट प्लस बी प्लस सी 0। तो अगर ये सिंगल ऐसा प्लस में गिवन होता तो इसके साथ एक और लेना होता डॉट में, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी होती है, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ठीक है, डॉट में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डॉट में है ना, तो डॉट में ही आंसर आ जाएगा। ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। सेम ऐसे बी के लिए बी डॉट ए, बी डॉट बी डॉट सी के लिए भी ऐसी। ठीक है, तो ये सारे कर दिए हमने। उसके बाद आपको ए डॉट ए का बताया मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होता है, ऐसे मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर आ जाएगा। एंड ये देखो ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी, तो ए डॉट बी होता है, तो ये ए डॉट बी 2 ए डॉट बी, ऐसे 2 बी डॉट सी 2 ए डॉट सी। ये कितना है 0। आपको इनकी मैग्नीट्यूड गिवन है क्वेश्चन में 7, 24, 25 मैग्नीट्यूड गिवन है ना, तो ये स्क्वायर लगा इनमें। एंड ये आपको फाइंड करना है, 2 कॉमन ले लिया अंदर, ये बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। इसकी वैल्यू यहाँ प्लस, पहले 49 ये जो भी सॉल्व करके आएगी, यहाँ प्लस हो रही है, इस साइड आके माइनस हो जाएगी। देन सॉल्व करके ये इतना आ जाएगा -1250। आपको ये निकालना है, तो ये यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, तो इतना इसका आंसर आएगा 625। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताना, इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको। बाकी इसमें जो चॉइस वाला क्वेश्चन था, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड एक्स जेड एक्सिस, प्रूव करना है ये चीज़। तो आपको पता है जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बनता है, जो एक्स एक्सिस के साथ कॉस अल्फा बनता है, वाई एक्सिस के साथ कॉस बीटा बनता है, जेड एक्सिस के साथ कॉस गामा बनता है, इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में एल एम और एन कहते हैं। इनमें एक कंडीशन होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1। एल क्या बताया मैंने, कॉस अल्फा उस पे स्क्वायर, एम क्या है कॉस बीटा उस पे स्क्वायर, एन क्या है कॉस गामा उस पे स्क्वायर, तो 1। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की जगह हमको चाहिए क्वेश्चन में क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो हमने कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, कॉस गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है ना। एंड आपका 1 1 1 3 हो गया, एंड ये माइनस कॉमन ले लेना, तो सारे प्लस में आ जाएंगे, इक्वल टू 1। ये निकालना है, तो इसकी माइनस है ना, तो ये पूरी की साइड चेंज कर दी, तो ये प्लस में आ जाएगा, इस इधर से इधर आ गया, और ये यहीं रहा है तो ये यहाँ आएगा, तो ये माइनस में, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। यही आपको प्रूव करना था। तो इसकी इस तरीके से हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो सेक्शन ए और बी में कितने ठीक है आपके कमेंट करके बताइए मुझे, कैसा गया एग्ज़ाम वो भी बताना। एंड सेक्शन सी और डी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरह से देखिए, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड सारे क्वेश्चंस पेपर के सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन सी और डी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अपने आंसर्स चेक कर लेना।